तो लास्ट क्लास में पीरियोडिक फंक्शंस पे मैंने करा दिया था आपको। मैंने अब जो आपको एक सीखना एक इम्पोर्टेंट है, लेबनीज। लेबनीज रूल, यस, टुमारो इवनिंग 4 to 6। लेबनीज रूल, लेबनीज रूल क्या बोलता है? मान लो आपके पास एक फंक्शन एफ टी डी टी है ना। एफ टी डी टी को आप इंटीग्रेशन कर रहे हो फ्रॉम सपोज यू एक्स टू वी एक्स कर रहे हो। थोड़ा सा समझना है इसको। एफ टी को इंटीग्रेट कर रहे हो और यू एक्स से वी एक्स तक कर रहे हो, और जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसको मैंने कैपिटल एफ एक्स नाम दे दिया। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ। वी आर इंटीग्रेटिंग फंक्शन स्मॉल एफ टी, वेरिएबल है टी, फर्क तो वैसे नहीं पड़ रहा, टी वेरिएबल, इंटीग्रेट कर दिया मैंने। इंटीग्रेट करने के बाद मुझे कुछ मिलेगा, कुछ फंक्शन मिलता है, और फिर मैं लिमिट पुट करता हूँ, और मेरी जो लिमिट है ना वो खुद एक्स में, सम एक्सप्रेशन इन एक्स। तो फाइनली मुझे ये बताओ कि ये जो एफ निकलेगा ये एक्स में निकलेगा, राइट? ये जो फंक्शन निकलेगा लिमिट पुट करने के बाद में जो वैल्यू इसकी आएगी वो वेरिएबल एक्स में आनी चाहिए, क्योंकि लिमिट खुद एक्स में। अब इस केस में क्या होता है कि कभी कभी आपको ना इसका डिफ्रेंसिएशन पूछ लिया जाता है कि भाई ऐसा करो, मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालो। अब आप बोलोगे कि सर डिफ्रेंसिएशन जो होता है इंटीग्रेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है। सही है, बट वो इंडेफिनेट का ऑपोजिट होता है। जब आपने एक बार लिमिट पुट कर दी तो फंक्शन अब कुछ डिफरेंट हो चुका है। कैपिटल एफ एक्स एक एक्स में फंक्शन आ चुका है, उसको उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो लेबनीज ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला, और एप्लीकेशन उसका लग जाता है क्वेश्चन। फॉर्मूला ये है कि जो फंक्शन है एफ, उसके अंदर सबसे पहले आप करो अपर लिमिट। अपर लिमिट में जो फंक्शन है वी एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करो? अपर लिमिट वाला फंक्शन वी एक्स, और v को डिफ्रेंशिएट करके लिख दो। ठीक है, v डैश एक्स लिख, माइनस लोअर लिमिट को पुट करो x की जगह, और लोअर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करो। ये आपके पास फॉर्मूला होता है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना है यहाँ पे। ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है आपके पास वो ये। एक आधा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्लियरिटी आएगी इसी पे, इसी स्लाइड पे। ठीक है, मान लो यू नीड टू इंटीग्रेट एक फंक्शन है y, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब अगर आप उसको कर रहे हो, और फंक्शन है 1 में लॉग। तो देखो आपको इसको आइडियली कैसे करना चाहिए, आपको 1/log t को इंटीग्रेट करो, है ना। इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा उसमें एक्स क्यूब अपर लिमिट पुट करो, एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट पुट करो, फाइनल आंसर लिखो, वाई की वैल्यू निकालो। वाई की वैल्यू निकालो, फिर जो फंक्शन आया उसको डिफरेंशिएट करो इफ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, राइट। डी वाई बाई डी एक्स की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो जो फाइनल फंक्शन आएगा उसको डिफरेंशिएट करो। बट उसकी जगह लेबनीज बोलता है कि अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे dy by dx, which is also equal to differentiation dy by dx, which is also equal to differentiation of what? Differentiation of x square to x cube, integration of x square to x cube 1 में log t dt। तो लेबनीज बोलेगा कि पहले जो फंक्शन है
उसके अंदर टी की जगह पुट कर दो एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट कर दो 3x²। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिटेल में, d/dx ऑफ अपर लिमिट विच इज x³ माइनस 1 में फंक्शन log t था, t के जगह लोअर लिमिट पुट करो विच इज x² into d/dx of x²। that is the result which is finally 3x² अपॉन में 3 log x माइनस 2x अपॉन में 2 log x। ये तो खैर कैंसिल हो गया, x² माइनस x divided by log x, that is the differentiation of what dy by dx। डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो एरिया अंडर कर्व निकाल लिया ना बेटा आप। तो डायरेक्टली कहीं जैसे इतने डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा एरिया अंडर कर्व के बाद होगा। इसके बाद में एरिया अंडर कर्व होगा, एरिया अंडर कर्व के बाद डिफरेंशियल। तो ठीक है, इसको याद रखना है और इसको डायरेक्टली अप्लाई करना है, कोई बड़ी बात नहीं। और जितने लेवल पे अपन को जेई मेंस में या कहीं पे आने वाला, वैसे तो आई डोंट थिंक सो जेई मेंस के सिलेबस में 100% श्योर है कि नहीं, बट हाँ कहीं यूज जरूर आ सकता है। ये तो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड। एक और छोटा एग्जाम्पल ही लिखो। 0 to y इंटीग्रेट करना है cos t² dt को, और 0 to x² इंटीग्रेट करना है sin t2 p dt को। And then you need to find the value of dy by dx। cos t² बताओ। हाँ रिया, यस। डेफिनेट इंटीग्रेशन का तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया ना, अपन एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ जो लिमिट में एरिया निकाल रहा है वो निकाल।
डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन ने लिमिट पुट कर ली तो अपन नंबर निकाल रहे, वेरिएबल में नहीं निकाल रहे, है ना। जब आपने लिमिट पुट करी है, मान लो 0 to 2x² को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फाइंडिंग आउट अ नंबर, दैट नंबर कैन नॉट बी द ऑपोजिट ऑफ दैट, क्योंकि नंबर का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही आने वाला है, right? So that definite integration, what it is doing, it is finding out the area which it is making with the x-axis, that particular curve which we are integrating, and the answer is totally number or expression किसी variable. Indefinite integration तो सिर्फ जैसे variable x में चल रहा है तो x में चल रहा है, तो वो just opposite of differentiation, कि फंक्शन को इंटीग्रेट करो आप कुछ मिलेगा, उसको डिफरेंशिएट करो आपको वही फंक्शन मिलेगा। चलो यहाँ पे आप y के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि d/dx ऑफ इंटीग्रेटिंग 0 to y cos of t² dt is equal to d/dx of इंटीग्रेटिंग 0 to x² sin t by t dt। यहाँ पे आपको डेफिनेटली y वेरिएबल लगता है, तो आप इसको लिखो d, इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी इंटीग्रेट करो, 0 to y cos of t² dt, और यहाँ पे dy/dx मतलब अपने चेन रूल लगा 0 to x² sin t अपॉन में t। अब दोनों जगह अपना लगा दो लेबनीज, ये बोलेगा cos y² और y का डिफरेंशिएशन इज dy of with respect to y into dy/dx is equal to, ये आ जाएगा sin of x² डिवाइडेड बाय x² into dy/dx of x²। लोअर लिमिट तो जीरो है, तो जीरो ही आने वाला, माइनस जीरो ही आने वाला, राइट। यहाँ भी माइनस जीरो है, यहाँ भी माइनस जीरो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली dy/dx हमारे पास कितना आने वाला है, ये आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ x, तो 2x into sin x² divided by x² is in denominator and cos y² also in denominator। ये एक x को कैंसिल कर दो, यू विल गेट योर रिजल्ट फाइनली ट्वाइस ऑफ sin x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x into cos y का स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डिफरेंशिएट करना है अपन को बेसिक, और वो फॉर्मूला अपन को लेबनीज पता होना चाहिए। हाँ, जहां भी इसी टाइप की सिचुएशन मिल रही है वहां कर सकते। सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है बेटा, व्हाट आई डिड इज आई डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर यहाँ पे चेन रूल लगा दिया, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy/dx अलग से कर दिया, और फिर इसको तो आप डिफरेंशिएट कर ही सकते हो अलग से, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला पूरा, ये तो डायरेक्ट आपका लेबनीज लग गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका लेबनीज लग गया, विद रिस्पेक्ट टू x कर, विद रिस्पेक्ट टू y कर यहाँ पे, और ये dy/dx आपका एज इट इज यहाँ पे जो था वो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि चेन रूल लगाया था आप, ठीक है। लोअर लिमिट जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे -0 आया है ना। लोअर लिमिट जो फंक्शन जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पे कितनी है, जीरो है, कंफ्यूज मत होना।
लोअर लिमिट 0 है तो ये 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। बस जो बचा उसको सिंप्लीफाई कर। अब इसका मेन यूज कहाँ पे आता है अगर क्वेश्चन आता है तो देखो, आपको निकालना है लिमिट एक्सिस टेंडिंग्स टू 2 6 टू एफ ऑफ एक्स 4 टू क्यूब अपॉन में एक्स माइनस 2 dt। इसके लिमिट निकालना है। देयर आर फ्यू बेसिक इंफॉर्मेशन विच आर गिवन टू यू। एफ टू की वैल्यू गिवन है आपको 6, एफ डैश टू की वैल्यू गिवन है आपको विच इज 1/48। अब आपको लिए लिमिट निकालनी है एक्सिस टेंडिंग्स टू 2 6 टू एफ एक्स। अब देखो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे नोटिस करोगे ये जो डिनोमिनेटर है इसको कोई लेना देना नहीं फंक्शन से, राइट? क्योंकि आप व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी एक्स इज अ कांस्टेंट, तो ये बाहर आने वाला है। मतलब ओवरऑल ये कुछ इस टाइप से आने वाला है कि 6 टू एफ ऑफ एक्स 4 टी क्यूब डी टी द होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। एंड लिमिट निकालनी है आपको एक्स इज टेंडिंग्स टू 2। अब जब एक्स इज टेंडिंग्स टू 2 निकालनी है तो ये क्या आ रहा है भाई, दिस इज अप्रोचिंग टू 0। और जब न्यूमरेटर में भी आप पुट करोगे x2, तो जो वेरिएबल है ये f2 है ना, यहाँ पे 2x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो f2, और f2 आपको गिवन है 6, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 6 to 6। तो जब आपका इंटीग्रेशन 6 to 6 आ जाएगा तो ये भी तो 0 आ जाएगा। तो 0/0 का फॉर्मेट आ गया ना लिमिट में। अब 0/0 फॉर्मेट जब आता था तो आप एक रूल यूज करते हो, कौन सा? एल ऑपिटल यूज करते हो, राइट? एल ऑपिटल यहाँ पे यूज कर लेते हैं, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो भाई साहब डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये आ गया डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। अब न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो फंक्शन है 4 टू क्यूब, तो टी की जगह आप रखोगे 4x एफ एक्स, सॉरी। तो एफ एक्स क्योंकि अपर लिमिट एफ एक्स है तो टी की जगह एफ एक्स पुट किया तो एफ एक्स क्यूब आ गया, इनटू अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो अपर लिमिट एफ एक्स थी तो उसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश हो जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म है ना। तो कांस्टेंट टर्म आप पुट भी करोगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 आता है, तो ओवरऑल ये 0 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बचता हुआ नजर आएगा वो आएगा 4 into f³ of x into f dash of x, दैट इज नॉट x एक्चुअली, दैट इज 2। x की जगह अपन फाइनली क्या पुट करेंगे, अब 2 पुट करेंगे क्योंकि x इज टेंडिंग्स टू 2 के लिए आपको निकालना। तो आप देखो बची हुई आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी काम कर जाएगी। तो ये आ गया है आपके पास 4 into 6 into 6 into 6 अपॉन में 48 कितना होता है 8 into 6। तो ये गया 2 टाइम्स, 6 से 6 गया, ये गया 3 टाइम्स, योर आंसर वुड बी 80। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। कौन सी वाली स्टेप बेटा? ये वाली, यहां से यहां कैसे आया? फर्स्ट से सेकंड पे कैसे आया, सेकंड से थर्ड से कैसे? सेकंड से थर्ड पे कैसे? सेकंड से थर्ड पे मैंने कुछ नहीं किया, एल हॉस्पिटल लगा दिए। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू कितना होता? डिनोमिनेटर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1 - 0, जो कि ये आ गया। और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया 6 2 f(x) इंटू 4t³ dt। तो लेबनीज लगा दिया। लेबनीज बोल रहा है कि 4 f(x) का क्यूब, क्योंकि t की जगह क्या है, f(x) है। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट विच इज f(x) माइनस कितना होता था, 4 × 6³ t की जगह लोअर लिमिट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 6, सॉरी। तो ये पार्ट हो गया 0 माइनस, ये कितना हो गया, 4 × f³ ऑफ x इंटू f(x) का डिफरेंशिएशन इज f'(x), यही मैंने यहाँ। ठीक है, तो लेबनीज लगाया हो। अब जहां भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का यूज आ जाएगा वहां पे लेबनीज लग जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन क्या है। तो जेई एडवांस में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बट जेई मेंस में नहीं, इतना अपने जितना जाना उतना सफिशिएंट है अपने लिए। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, एरिया अंडर कर्व, जो अपन बात करते हैं कि भाई डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करता है, एरिया दे देता है हमको, है ना। वो कर्व जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, मैंने स्टार्ट भी जो किया था मैंने यही बोला था। और मैंने बोला था एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव बना देता है, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव बना देता है। उसी के बारे में अभी बात करते हैं। ठीक है। तो जो हेडिंग है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज लिमिट ऑफ सम। मुझे नहीं पता आपके बोर्ड में, बट हाँ सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना रहता है विद दिस मेथड। हाँ, एरिया अंडर कर्व इज द नेचर। इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन, मान लो आपके पास एक, ध्यान देना है ना इसको अच्छे से। मान लो आपके पास एक कर्व है, अभी पॉजिटिव ले रहा हूँ, इंक्रीजिंग ही ले रहा हूँ। ठीक है, ये लिमिट आ गई ए और ये लिमिट आ गई बी। एंड वी आर इंटीग्रेटिंग फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। वी आर इंटीग्रेटिंग फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो
एक्स की वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, है ना। पहली वैल्यू ए है, यहाँ पे वैल्यू ए है, और ये वैल्यू है बी। इसको मैं एन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, एन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ एक्स नॉट, नेक्स्ट पार्ट को नाम दे देता हूँ एक्स वन, एक्स टू, ठीक है, एक्स थ्री। इसे एन डिस्टिंक्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स ऑफ एन माइनस वन, और ये आ जाएगा मेरे पास जो बी है वो आ जाएगा मेरे पास एक्स ऑफ एन, है ना, एक्स एन विच इज इक्वल टू बी। एन डिस्टिंक्ट पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप ये वाला जो एरिया निकालोगे कौन सा, अच्छा, एन डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मुझे ये बताओ बी और ए और एन में क्या रिलेशन है। मान लो ये जो है एक्स एक्स वन, एक्स वन आपने ये जो एक्स वन की जो वैल्यू ली है, ये ली आपने ए प्लस एच, मतलब जो गैप है बीच में वो एच यूनिट का है ना। ये है आपके पास ए, ये है आपके पास एच, ये है आपके पास ए प्लस टू एच, ठीक है। मतलब ये जो गैप, कौन सा गैप, ये एच यूनिट का। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जो एक्स एन है जो कि इक्वल टू बी है, वो ए प्लस एन एच के बराबर होगा, करेक्ट। सो देयर फोर बी माइनस ए इज इक्वल टू एन एच होगा। एच इक्वल टू कितना होगा, बी माइनस ए बाय एन। एन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हर एक पार्ट में जो गैप है जो कि एच है, दैट इज बी माइनस ए बाय एन के बराबर होगा, ठीक है। अब हमको इमेजिन ये केस पता है कैसे करना है, हमको इमेजिन करना है कि हमारा एन है ना, दैट इज टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। मतलब मैंने आपको बोला कि मैंने एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, एन पार्ट्स में डिवाइड किया है, और वो जो पार्ट्स है वो खुद इंफिनिटी को टेंड कर रहे हैं। तो एकदम छोटे 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 छोटे, मतलब जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो उतने छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड किया। तो when n is tending to 0, definitely h will tends to 0. When n is tending to infinity, h will tends to 0. क्लियर है इतना बेसिक आइडिया। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, या इन केस ऐसे इनफाइनाइट डिफरेंट जो एरिया बनने वाला है, इसको मैं एक रेक्टेंगल की तरह इमेजिन कर सकता हूँ, राइट। इसको एक रेक्टेंगल की तरह इमेजिन कर सकता हूं, तो मुझे जरा ये बताओ कि इसका एरिया, इसका जो एरिया है, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि एरिया से पहले इसको लिख लो आप, कि ये वाली जो लेंथ है, जरा मुझे ये बताओ, ये वाली जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये वाली लेंथ कितनी है और ये वाली लेंथ कितनी। तो आई कैन से दैट कि ये वाली जो लेंथ वो एफ ऑफ एक्स नॉट है, करेक्ट। एक्स नॉट इनपुट पे जो आउटपुट है वही तो है वो, और ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, एफ ऑफ एक्स वन, करेक्ट। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ये येलो वाला, तो मैं लोअर लिमिट से ये बोल सकता हूं यार कि अगर मैं एच ले रहा हूं ब्रेड,
और हाइट ले रहा हूं मैं एफ एक्स नॉट, तो ये एरिया होना चाहिए मेरे पास, करेक्ट। और ऐसे सारे इनफाइनाइट जो डिफरेंट पार्ट्स मैंने बनाए हैं, उन सबका एरिया अगर मैं निकालूं, तो क्या मैं एरिया इस तरीके से लिख सकता हूं कि मेरा जो एरिया है, इस एन मान लेते हैं अपन, एस एन जो एरिया है वो एच इंटू एफ एक्स नॉट प्लस नेक्स्ट वाले का एच इंटू एफ ऑफ एक्स वन प्लस नेक्स्ट वाले का एच इंटू एफ ऑफ एक्स टू एंड सो ऑन टिल लास्ट वाले का एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस। ये मैंने एरिया जो जो भी निकाला है अभी, ये छोटे वाले से निकाला, छोटे वाले से मतलब निकाला है कि ये वाला जो एरिया, लास्ट वाला एरिया निकालना है, मैंने उसके लिए जो हाइट ली है, वो इस फंक्शन पे जो आउटपुट मिल रहा है एक्स एन माइनस वन पे जो मिल रहा है वो लिया है, मतलब हमेशा छोटा वाला लिया है एक्स, ठीक है। और इसको इनफैक्ट क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एच कॉमन लेने के बाद समेशन, या समेशन आर के टर्म में डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं यहाँ पे सब पे सबकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स नॉट की वैल्यू है ए, एक्स वन की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, तो ए प्लस एच, ए प्लस टू एच एंड सो ऑन, ठीक है। एन इनफाइनाइट क्यों लिया मैंने, एकदम छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया ना बेटा उसको, इसीलिए इनफाइनाइट लिया, नहीं तो डिफरेंस आता हुआ रहेगा ना, इनफाइनाइट रहेगा तो डिफरेंस नहीं आएगा ना। अगर 10 ही पार्ट में डिवाइड करूंगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, तो एरिया थोड़ी ना एग्जैक्ट निकले, इनफाइनाइट में डिवाइड करेंगे तो ही तो निकलेगा। इसको तो मैं लिख सकता हूँ एच समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आर भी लिख सकता हूँ, एक तो एक्स आर लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन, या फिर इसको लिख सकता हूँ एच समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ये पूरा आ जाएगा ऐसे। सिमिलरली सिमिलरली ध्यान रखना, यही एरिया अगर मैंने हमेशा क्या किया था, जैसे पहला वाला एरिया निकाला था, तो मैंने एच इंटू एक्स एफ एक्स नॉट लिखा था, मैं यहाँ पे ये भी तो ले सकता था एच इंटू एफ ऑफ एक्स वन, अगर मैं बड़ी वाली एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ, मैंने ये जो एस एन निकाला है अभी, इसमें हमेशा छोटी वाली ली है, अगर मैं यही बड़ी वाली वैल्यू निकालूंगा, तो मैं इसी एरिया को एच इंटू एफ ऑफ एक्स वन भी लिख सकता हूँ, मतलब मैं ओवरऑल एस एन को, यहाँ पे मैं दूसरे कलर में लिख देता हूँ, एस एन को एच इंटू समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू, सॉरी नॉट जीरो टू, वन से, दिस टाइम वन से लेके एन तक एफ ऑफ एक्स आर लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे जो मैंने एक्स नॉट लिखा है, एक्स वन आएगा, एक्स टू आएगा, एक्स थ्री आएगा, ये एक्स एन आएगा, मतलब बी आएगा। उतना डिफरेंस किया है कि मैंने पहला वाला जो एरिया लिखा हुआ है ब्लैक में लिख के रखा हुआ है, वो मैंने इस वाले फंडे से लिखा हुआ है, और जो दूसरा वाला एरिया मैंने लिख के रखा हुआ है, वो मैंने इस वाले फंडे से लिखा हुआ है कि एक्स की बड़ी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आउटपुट लेके विड्थ एच से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एच इंटू समेशन आर इज इक्वल टू जीरो, सॉरी नॉट जीरो, यहाँ पे वन आएगा, वन टू एन एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ठीक है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो एरिया है, मतलब इंटीग्रेशन है ए टू बी,
इंटीग्रेशन a टू b fx dx है. दिस इज लिमिट n is tending to infinity. n को इंफिनिटी पे टेंड करा दूंगा और समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 h इंटू f ऑफ a प्लस आर एच लिख दूंगा. ऊपर वाला केस मतलब ये वाला एसन जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हो, या फिर नीचे वाला केस वही लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n h इंटू f ऑफ a प्लस आर एच लिख दूंगा. ठीक है, ये आपका एरिया आ जाएगा ऐसे. इसको लिख लो सबसे पहले बेटा. अभी 100% क्लियर नहीं होगा जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, है ना. नेक्स्ट स्लाइड में मैं एग्जांपल दूंगा, बट पहले इसको लिख लो. नहीं तो रुको, मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ, रिलेट कर देता हूँ दोनों चीजों को, उसके बाद में फिर इसको लिखना. मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे कि सपोज हमको इंटीग्रेट करना है x dx को, सपोज 1 टू 3. तो आपको एक फंडा तो डायरेक्ट पता है कि अपन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे करेंगे. एक्स स्क्वायर बाई 2 1 टू 3 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 कितना आ जाएगा आपके पास 9 बाई 2 माइनस 1 बाई 2. आंसर इज 4. करे ये आपको पता. हाँ, प्रीवियस पेज वापस शो करूंगा. ये जस्ट एग्जांपल दे रहा था कि 1 से 3 अगर आपने x को इंटीग्रेट किया है तो क्या आएगा. और अगर आपको दूसरा मेथड यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा लिमिट n is tending to infinity summation r is equal to 0 to n minus 1 h into f of a plus rh. करेक्ट है, यही मैंने लिखा था. दो फॉर्मूले लिखे थे, एक r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, एक r इक्वल टू 1 टू n. मैंने पहला वाला r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 लिखा हुआ. ठीक है. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है जरा बताओ तो मुझे. b की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास 3. ठीक है, तो h कितना हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 1 बाय n विच इज इक्वल टू 2 बाय n. ठीक है. अब यहाँ पे फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन है आपके पास x. फंक्शन आपके पास क्या है यहाँ पे, फंक्शन जो f(x) जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो x. इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा लिमिट n is tending to infinity summation r equal to 0 to n minus 1. h को भी h ही रहने देते हैं, f of 1 plus rh, है ना. a की जगह मैंने 1 लिख दिया. अब लिमिट को तो छेड़ नहीं रहा मैं, h तो कांस्टेंट ही है, मतलब h तो सब में बाहर ही आना है. h बाहर आ गया. r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा बेटा, f1 आएगा. r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, r की वैल्यू 0 पुट करा तो आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू r के अलग अलग पुट करते जाना है, राइट. तो f1 प्लस h आएगा नेक्स्ट केस में. एक सेकेंड, f1 प्लस h. दूसरे केस में कितना आएगा, r इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो f1 प्लस 2h. फिर कहां तक जाओगे जरा बताओ तो मुझे, f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, क्योंकि r की फाइनल वैल्यू आपके पास n माइनस 1 होने वाली. क्लियर है. अब फंक्शन तो आपको पता है क्या है, आपके पास जो फंक्शन है भाई साहब
एफ एक्स कितना है, एक्स से इसी को इंटीग्रेट करते हैं ना, तो लिमिट n is tending to infinity, h will remain as it is। f1 की वैल्यू कितनी है भाई, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 आएगी, ये f1 हो गया। f1 प्लस h कितना होगा, तो आप 1 प्लस h पुट करोगे, है ना, ये f1 प्लस h ये आ जाएगा, f1 आपके पास ये आ जाएगा, 1 प्लस टू एच, एफ ऑफ 1 प्लस टू एच, यहाँ पे 1 प्लस टू एच पुट करोगे x की जगह, तो आउटपुट कितना मिलेगा, ये मिलेगा, है ना। इसे आपके पास कहां तक जाते जाओगे आप, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। देखो प्रैक्टिस का खेल है बेटा इसमें, ये 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे हर फंक्शन के लिए अलग अलग। ये लास्ट वाला f1 प्लस n माइनस, अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे आप, h तो h ही रहने दो, 1 कितने टाइम आ जाएगा जरा बताओ तो, 1 कितने टाइम आ जाएगा, n टाइम्स आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 टिल n टाइम्स प्लस, मतलब ये सीक्वेंस इन सीरीज का ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है। h के लिए h कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, h कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल कहां तक जाना पड़ेगा आपको, n माइनस 1, ये आ जाएगा। अब ये तो h को तो छेड़ना नहीं है, h विल रिमेन एज इट इज, 1 प्लस 1 n टाइम्स मिलके आपके पास कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा मिलके आपके पास n हो जाएगा, इसको n लिख देते हैं, प्लस h, और ये भी आपको पता है ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर विच इज n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, n की जगह n माइनस 1 है, n माइनस 1 इंटू n/2 होगा, ये होगा। और h जो है आपके पास वो आप यहाँ पे निकाल के रखे हो 2/n, कितना है 2/n, तो 2/n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/n विच इज h मल्टीप्लाइंग बाय n फर्स्ट केस में, दूसरे केस में 2/n विच इज h इंटू ये वाला h, और ये वाला h भी इंटू में है, तो 2/n इंटू n माइनस 1 इंटू n/2, ये आएगा। ये n से n कैंसिल हो गया, इसको कोई लेना देना नहीं, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको भी लेना देना दी, 2 प्लस 2, न्यूमरेटर में से n स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, क्योंकि n इज टेंडिंग टू कितना है भाई, इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी की रेंज कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ना, ये एक n तो था, इसमें से एक n कॉमन लिया, 1 माइनस 1/n, नीचे n स्क्वायर से ये वाला n स्क्वायर कैंसिल हो गया, और n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वाले भाई साहब हो जाएंगे 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 विच इज इक्वल टू 4। ये जो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन यहां से करते थे वो यहां से भी डेफिनेट इंटीग्रेशन सम एज ए लिमिट आपके पास आ गया। तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है डेफिनेटली, आपको जेई तो पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि आपको तो इंटीग्रेट करने को पूछा जाएगा। अब जब आपको इंटीग्रेट करना पूछा जाएगा तो आप तो इंटीग्रेट डायरेक्ट करना ना, इससे इक्वल टू एच कहाँ गया, तो भाई साहब एच यहाँ गया, ये एच की वैल्यू कितनी है 2/n, एच को 2/n से रिप्लेस किया ना, ये when to use this method, never use this method until unless they have not asked you to use it। इंटीग्रेट करना है हमको, डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, हम उसको कर लेंगे। ये तो पर्टिकुलरली ठीक है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ सम है, इज ए लिमिट ऑफ सम है। बोर्ड्स में आपको हो सकता है ये हो, सीबीएसई में तो है, महाराष्ट्र बोर्ड का आई एम नॉट 100% श्योर, अगर है तो एक क्वेश्चन वो पूछते हैं, जैसे सीबीएसई हमेशा 4 मार्क का, 5 मार्क का, 6 मार्क का एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इस तरीके से इंटीग्रेट करो। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, आप देखो यहाँ पे कितना इजी फंक्शन था, मेरे पास इजीएस्ट फंक्शन था, इनफैक्ट एक सी था, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब अगर एक्स स्क्वायर भी होता तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, सीक्वेंस एंड सीरीज से ही होता, डेफिनेटली सम का फॉर्मूला लगता, होता, आंसर तो आ जाता। अब साइन का अगर इंटीग्रेट करोगे
तो आपको साइन के इंटीग्रेशन में तो भाई आपको और फॉर्मूलेज लगाने पड़ जाएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं, तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड आएगा। हाँ अच्छा, यहाँ पे ना जो दो मैंने लिखा है आपको, ये वाली जो लिमिट है ना, कौन सी, ये वाली, इसको आप 1 to n भी करोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा, आंसर में चेंजेस नहीं आएगा। अरे 2 + 2 कैसे आया, अरे n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है भाई, इसको मैंने लिखा नहीं है, इन सब में लिमिट क्या चल रही है तेरी, लिमिट क्या चल रही है, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे है। 1/n की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना बेटा, तो सिर्फ ये 1 बच जाएगा, 2 × 1 = 1, 2 × 2 = 2, ये 2 बच जाएगा, ये 2 यहाँ पे बचा, 2 + 2 4 आ गया, कैलकुलेट किया वो तो, बाकी लिमिट की वैल्यू निकाल ली, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो फंडा समझ में आया कैसे आपको इसको इंटीग्रेशन को लिमिट में कन्वर्ट करके करना है ना, इसको नोट कर लो, फिर मैं पहले वाले पेज पे ले जाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट है उसको नोट। और इसके बाद एक और है, इसका जस्ट ऑपोजिट है, लिमिट की वैल्यू इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते, वो जरूर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लिख लिया है, प्रीवियस पेज पे ले जाओ। चलो लिख लिया, तो इस पे एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। तो मैंने जो यूज किया है ना, मैंने ये वाला यूज किया।
एक और क्वेश्चन करना है क्या, क्योंकि नेक्स्ट वाले पार्ट में फिर अपने पास टाइम नहीं मिलेगा यार, नेक्स्ट वाला पार्ट पे को कंप्लीट करना है आज कंपलसरी। तो पहले उसको कंप्लीट तो क्वेश्चन कर लें। अब देखो कभी कभी क्या आता है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लिमिट n is tending to infinity 1 की पावर 4 n की पावर 5। इसका शायद आपको याद होगा तो 1C में, लिमिट की जो बुकलेट थी उसमें 1C में एंड में ये क्वेश्चन थे, जिसका मैंने आपको डायरेक्ट आंसर कुछ सिखाया हो। याद है क्या इसका आंसर डायरेक्ट किसी, याद है क्या किसी को आंसर? चलो कोई बात इसको मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेट करूंगा कि क्वेश्चन आपको मेनली जब क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, रिलेटेड वो इसी कॉन्सेप्ट से, इसका जस्ट इनवर्स कॉन्सेप्ट आएगा। यस शिवानी करेक्ट, 1/5। तो इसको कैसे करेंगे, इसको लिमिट, आगे से ध्यान रखना कि इसमें प्रोसेस बता रहा हूं आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में जो है वो वेरिएबल में मान लेता हूं r इज इक्वल टू 1 टू n, r इज इक्वल टू 1 टू n, r रेस टू द पावर 4 है भाई, सही बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय n की पावर 5। करेक्ट है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं। ये कुछ वही टाइप का फंडा आ गया, लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी और समेशन r इक्वल टू 1 टू n टाइप का, जो अपन ने प्रीवियस स्लाइड में किया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को लिमिट और समेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था। हियर वी आर कन्वर्टिंग दैट लिमिट एंड समेशन का फॉर्मेट टू इंटीग्रेशन, और कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बता, समझ में आ गया क्या? जैसे कि अगर आप यहाँ पे गौर करोगे, ये लिमिट है, ये है, आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया क्या किया, यही तो दिखा आपको यहाँ, लिमिट एन टेंडिंग टू, या फिर इसके पहले वाले यहाँ पे एन टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1, ठीक है, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन जब आएंगे आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करना, कैसे यूज करना वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज क्या करो, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी को समेशन भी लिख दो, एक जो एन है, यहाँ पे एन की पावर कितनी है 5, एन की पावर 5 में एक एन को तो आप अलग ही करो, 1/n एक अलग कर दिया, डिनोमिनेटर में n अलग कर दिया, अब बचेगा आपके पास n की पावर 4, n की पावर 4 को आप क्या करो, ये r की पावर 4 के साथ क्लब कर दो, n तो कांस्टेंट है, देखो ये वाले समेशन के लिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये वाले समेशन को n, इसके लिए r इज द वेरिएबल, n इज कांस्टेंट, ठीक है, तो n को अंदर बाहर अपन समेशन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब जब आप करोगे तो ये r की पावर 4 तो बचेगा, या फिर आप चलो एक और स्टेप में लिख ही देता हूं, एक तो मैंने n को अलग कर लिया, ये हमेशा कर लेना, एक n को अलग जो डिनोमिनेटर में, और बचा हुआ जो है 1 में n की पावर 4 रहने दो, समेशन आपके पास है r इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ तक कुछ बड़ी बात नहीं करी। अब ये जो 1/n अलग से पड़ा है इसको तो पड़े रहने दो, और समेशन ये जो n है ये r/n के फॉर्मेट में कन्वर्ट, r/n के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, पावर 4 है, r इज इक्वल टू 1 टू n, तो ये जो n की पावर 4 था वो r की पावर 4 के साथ मिलके r/n की पावर 4 आ गया, और लिमिट
n इज टेंडिंग्स टू इंफिनिटी आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट तो? अब क्या क्या करना है आपको, ये जो r बाय n में जो भी बनेगा यहाँ, r बाय n में जो भी बनेगा यहाँ, ठीक है, और आपको एक ये चीज और आपको ये वाली, तो सबसे पहले ये दोनों चीज को आप इंटीग्रेशन की साइन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये जो 1/n है इसको आप कन्वर्ट करोगे dx में, इसको कन्वर्ट करोगे dx में, और ये जो येलो में है r/n को आप कन्वर्ट करोगे x में। पावर 4 है तो पावर 4 लिखोगे। ठीक है, ये किसके क्या कन्वर्जन है वो मैं बता रहा हूं। हमेशा हमेशा यही करना है आपको। लिमिट और समेशन का जो साइन, अभी पहले ये सीख जाओ बट रीजन जस्ट वहां का जो है उसका ऑपोजिट, वहां पे भी आप देखोगे यहाँ पे फंक्शन होता था, मैं वो घुसूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप सिर्फ ये इसको सीख लो किस तरीके से हमेशा करना है। लिमिट और समेशन के साइन को आप इंटीग्रेशन का साइन बना दो, 1/n को आप dx लिख दो, r/n को आप x लिख दो। ठीक है, और अब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी वो लिमिट आप r/n की वैल्यूज ले लो। जो लिमिट आएगी वो r/n की वैल्यूज लिख दो। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जो लिमिट आएगी लिमिट वुड बी वैल्यू ऑफ r/n at lowest and highest, at lowest and highest value of r। जैसे कि अगर r/n की आप वैल्यू निकालोगे यहाँ, तो r/n की वैल्यू, r की लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 1 है। लोवेस्ट वैल्यू कितनी है? 1 है। और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? हाईएस्ट वैल्यू n है। ठीक है, ये लोवेस्ट हो गई और ये हाईएस्ट हो गई। n इज टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है, n इज टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है, तो ये लोवेस्ट वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? n इज टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पे 0, और ये जो हाईएस्ट वाली वैल्यू है ये तो n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 0 टू। ठीक है, तो ओवरऑल अब आपके पास ये जो पूरा पार्ट है, कौन सा? ये फाइनली कन्वर्ट हो चुका है इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर 4 dx, and now you know how to integrate x की पावर 5/5 0 to 1, 1 की पावर 5/5 minus 0/5 which is 1/5, जो डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इस पैटर्न के लिए जब भी नीचे की पावर एक ऊपर वाली की पावर से एक ज्यादा होगी तो नीचे की जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास आंसर में आ जाएगी। इसके रीजन है बेटा, वो मैं अभी नहीं घुस रहा हूँ। मैं घुसूंगा तो आप मेन कॉन्सेप्ट से भटक के उस पर फोकस करोगे तो उसका मतलब नहीं रहेगा। उस पर फोकस नहीं करवाना, तो फोकस ये कन्वर्जन करवाना कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको आप अप्लाई कैसे कर पाओ। तो उसके रीजन पे फोकस कराऊंगा तो दिमाग उधर चलेगा और टाइम अपना जाएगा 15-20 मिनट, और उसी में कंफ्यूज हो गए मान लो तो यहाँ भी आपको याद नहीं रहेगा। मेन कंटेंट इज दिस, यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट फर्स्ट। तो इसको नोट करो सबसे पहले। मैंने इसीलिए अलग अलग रंग, अलग अलग कलर से उसकी कोडिंग कर दी है कि किस चीज को क्या समझना है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। 1/n को आपको dx समझना है, कलर कोडिंग ग्रीन है।
आर बाय एन को आपको एक से समझना है। अब आर बाय एन में कोई भी फंक्शन हो, वो फंक्शन वहां पे आ जाएगा, है ना। आर बाय एन को एक समझना है, और जो समेशन और लिमिट है उसको इंटीग्रेशन समझना है। वो जो अपर और लोअर लिमिट है, that you need to find out depending on the r by n की minimum and maximum value when n is approaching to infinity। ये चार पांच चीजें हैं जो आपको याद रखनी है जब इसमें कन्वर्ट करना है। मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा बेटा, और क्वेश्चन। चलो एक और एग्जांपल लिखो, लिख लिया सबने बेटा? ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, लगते लिमिट के क्वेश्चन होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस पार्ट का, मतलब ठीक है। जेई मेंस में तो जेई एडवांस का वन ऑफ द फेवरेट है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस इसको इस फॉर्मेट में पूछते हैं, जैसे लेबनीज हो गया और ये वाले पार्ट हो गए। ये जेई मेंस में इतना इज्जत नहीं है इनका, मतलब पर भी क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। जेई एडवांस में तो आना ही आना है हर साल एक क्वेश्चन। चलो बढ़ जाऊं आगे। एक क्वेश्चन आप लिखो, थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ जैसा वो वाला क्वेश्चन था। लिमिट एन इज टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, एन इंटू वन अपॉन में एन प्लस वन इंटू एन प्लस। वही की वही स्टेप जो मैंने आपको एक एक चीज बोली है ना, उसी से आपको करना है। तो पहले आप अटेम्प्ट करोगे। इसको 6n² लिखा हुआ है वैसे तो ओरिजिनल क्वेश्चन, बट मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपके लिए लिख देता हूँ। इस 6n² में यू कैन राइट इट लाइक 2n इंटू 4n। 2n कहाँ से आएगा? 2n आएगा n प्लस n करके। 4n कहाँ से आएगा? सॉरी 3n, नॉट 4n। 2n करके आएगा। मतलब पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, कितनी टर्म्स और क्या। तो 6n² को आप ये लिख सकते हो। अब एक एक स्टेप उससे करने का सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन। जहां पे कंफ्यूजन आए तो जो नोट आपने लिखा है उस नोट के हिसाब से सोच सोच के कन्वर्ट करने का स्टार्ट करो। एक एक स्टेप उससे कॉपी करो इस क्वेश्चन के।
log 3/2 करेक्ट आंसर। अब देखो इसको क्या करूंगा, लिमिट n इज टेंडिंग्स टू इंफिनिटी रखूंगा, n को n ही रखूंगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n तक जा रही, n प्लस r करूंगा और n प्लस 2r करूंगा। करेक्ट, यही फंडा चल रहा है लास्ट। और आपकी ये वाली टर्म भी देख लो, यहाँ n तो दोनों में है, ये r है और ये 2r है ना। अब आपको उस फॉर्मेट में लाना है जो फॉर्मेट आपको चाहिए, r बाय n के फॉर्मेट में लाना। तो समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, 1 डिवाइडेड बाय, इसमें से n कॉमन लोगे तो 1 प्लस r बाय n मिल जाएगा, और सेकेंड वाले में से भी n कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2r बाय n मिल जाएगा, और यहाँ पे एक n ऑलरेडी है, तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये n को यहाँ समेशन की साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि r इज द वेरिएबल। एक n कैंसिल हो जाएगा तो एक n आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। लिमिट n इज टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाय n, 1 प्लस 2r बाय। अब ध्यान देना, जिसको लास्ट टाइम कंफ्यूजन था थोड़ा सा, लिमिट समेशन मिलके इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, 1 बाय n dx। r बाय n x, तो ये जो पूरा फंक्शन जो यहाँ अंदर आ रहा है दैट विल बी कन्वर्टेड टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, 1 प्लस 2x, ठीक है। लिमिट r बाय n की वैल्यू मिनिमम 1 बाय n 0, n बाय n 1। पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत इजी सा क्वेश्चन है, प्लस 1 बाय x, ये माइनस और ये प्लस, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, दोनों का लॉग आ जाएगा, तो लॉग 1 प्लस 2x ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव में 1/2 करके, एंड माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस x आ जाएगा पहले वाले, और लिमिट आप 0 से लेके 1 तक पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 log 3 माइनस log 2। अरे यहाँ पे 2 भी तो आएगा, माई मिस्टेक, हाँ यहाँ पे 2 भी आएगा, तो 2 आएगा तो ये 2 अलग हट जाएगा, ये 2 यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। log 3 माइनस log 2 है ना, ये आ जाएगा जब 1 पुट करोगे तो, माइनस 0 पुट करोगे तो log 1 माइनस log 1, जो कि दोनों 0 होता है, तो log 3 माइनस log 2 विच इज log ऑफ 3/2 इज योर आंसर। बेटा मैंने ये आपको याद रखना है, अभी के लिए मैंने रीजन नहीं बताया अभी, कि आपको याद रखना है जो मैं बोल रहा हूँ, कि पहले इस पे ग्रिप बना लो, है ना। पहले इस पे ग्रिप बना लो, इसे क्वेश्चन करना है। रीजन क्या है, देखो आपको मैंने बताया, रिलेट करके बताया, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कनेक्ट तो किया कि लिमिट n टेंडिंग्स टू t2 समेशन r इक्वल टू 1 टू n
डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लिमिट में जब कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली आर बाय एन एच है वहां पे, आप थोड़ा सा रिलेट करोगे तो आप खुद समझ जाओगे। इसको देखो, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, इसको एच से डिनोट कर दो और इसको आर एच से डिनोट कर दो। अब देखो वो फॉर्मूले से अपने आप आपको मिल जाए। जिसको जानना है रीजन, 1/n को h लिख दो, सॉरी 1/n को h लिख दो और r/n को rh लिख दो, क्योंकि 1/n को h लिखा है तो आपके पास अपने आप ये फंक्शन fx मिल जाएगा, ये h मिल जाएगा और r इज इक्वल टू 1 to n आपका चलता रहेगा। तो ये वाला जो फॉर्मेट आपका था यहाँ पे, ये फॉर्मेट मिल गया आपको, h भी मिल गया, f ऑफ a प्लस आर एच भी मिल गया, आर एच भी मिल गया। तो वो डायरेक्टली आप अब रिलेट कर पाओगे, बट ठीक है, वो रिलेट करना अपनी जगह है। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, 1/n में n है प्लस 1/n में n a प्लस 1 प्लस 1/n में n a प्लस 2 टिल 1/n में n b। इसको निकाल लो। और एक क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। द होल डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है। पहला वाला तो जैसे अभी किया था उसी से रिलेटेड है, सिर्फ आपको लास्ट लिमिट निकालनी है कि लिमिट कहां तक जाएगी। तो ये वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एन बी तक जाना है आपको और आपके पास है एन ए प्लस 1 एन ए प्लस 2, तो एन ए प्लस समथिंग तक आपको जाना है, एन ए प्लस समथिंग तक जाना है दोस्त। तो इसको लिख दो एन ए प्लस एन बी माइनस एन, है ना, एन ए को प्लस माइनस कर दो तो ये एन ए आ जाएगा प्लस एन कॉमन लेने के बाद बी माइनस ए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी आपको पता चल जाएंगी। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो अब आप, लिमिट n is tending to infinity समेशन r इज इक्वल टू 0 से चालू हो रहा है, 1/n में na प्लस r, है ना, r इक्वल टू 0 से चालू होकर कहां तक जा रहा है तो b माइनस ए तक। तो अब लिमिट n is tending to infinity will remain as it is, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू b माइनस ए, n कॉमन ले लूंगा, आई एम लेफ्ट विथ a प्लस r बाय n, मुझे r बाय n चाहिए रहता है ना, इसीलिए। तो ये बस आ गया, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन r इज इक्वल टू 0 टू p माइनस ए, सो दिस वुड बी फाइनली, एक बार और मैं लिख रहा हूं, दिस टू साइन को कन्वर्ट कर दो इंटीग्रेशन की साइन,
1/n को कन्वर्ट कर दो dx में, और ये जो पूरा बचा हुआ इसको कन्वर्ट कर दो fx में, तो 1 + a + x, जहां पे r/n को x पुट करो। r/n की मिनिमम वैल्यू 0, 0/n इज 0, और b - a/n, b - a/n। b - a, sorry, not b - a/n, b - यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, ये b - a/n आएगा, b - a/n आएगा, है ना। r की वैल्यू ये पूरी है ना, b - a × n आएगा, डिवाइडेड में नहीं आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा। n से n कैंसिल होके b - a आएगा। अब आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से, log ऑफ a + x, लिमिट 0 to b - a, तो log ऑफ b/a, that is your answer। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, जो मैंने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ। लिमिट निकालनी है, लिमिट आप पता है कि आप इंडिविजुअल निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, समेशन ऑफ r स्क्वायर r इक्वल टू 1 to n, समेशन r इक्वल टू 1 to n r क्यूब, समेशन ऑफ r की पावर 6 r इज इक्वल टू 1 to n। और अब क्या करो, ओवरऑल डिवाइड कर दो किससे, n करस्पॉन्डिंग n की पावर से, करस्पॉन्डिंग n की पावर से मतलब इसको डिवाइड कर दो n स्क्वायर से, इसको डिवाइड कर दो n क्यूब से, इसको डिवाइड कर दो n की पावर 6 से, और एक ओवरऑल 1/n एक अलग से लिखो, है ना। पावर अपने आप सब हैंडल हो जाएगी। इसको रुको, यहाँ से ऐसे नहीं हैंडल होती ये।
1/n। अब मैनेज हो गई पावर। करेक्ट बोल रहा? n³ n⁴ मिलके हो गई 7। और लिमिट आपको पता है कि लिमिट जो है इंडिविजुअल तीनों में डिवाइड हो जाती है। लिमिट जो है इंडिविजुअल तीनों में डिवाइड हो जाएगी, तो लिमिट इसमें भी आ जाएगी, इसमें भी लिमिट चली जाएगी, इसमें भी लिमिट चली जाएगी। तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। इंटीग्रेशन 0 to 1 x² dx हो जाएगा ये, 0 to 1 x³ dx हो जाएगा, 0 to 1 x⁻6 dx हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/3 रिजल्ट, ये आ जाएगा 1/4 रिजल्ट, ये आ जाएगा 1/7 रिजल्ट। और वैसे भी अगर आपको डायरेक्ट भी करना है ना, तो फॉर्मूला देखो, वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई करोगे, है ना, डिवाइडेड बाय n³ करके, इसमें अप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय n⁴ करके, वो फॉर्मूला इसमें n⁻7 करके, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे बोल सकते हो कि ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1/7। तो वही आपके पास 7/12 यहाँ से डायरेक्ट भी आ जाएगा। तो डायरेक्टली भी अब अगर n⁻7 से डिवाइड करोगे तो काम हो जाएगा। तो आपको r/n के फॉर्मेट में हमेशा लेके आना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए। किस वाले क्वेश्चन, इस वाले में कि इसके पहले वाले? अच्छा आता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में r की जगह क्या है ये बता। r की जगह यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 है, इसके आगे 3 होगा। अभी r की जगह n⁻a है ना, तो यहाँ पे n⁻a आना चाहिए। क्लियर अभी? नीचे, हाँ यहाँ भी n आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब लोअर लिमिट जब आप पुट करोगे r/n की, तो r की वैल्यू 0 है, 0/n इज 0 और b-a/n/n। अरे n तो रिपीट हो गया ना, r/n की वैल्यू लिखनी रहती ना बेटा, r/n की वैल्यू लिखनी। तो r/n की वैल्यू एक 0 है तो 0/n आ जाएगा, और एक b-a/n है तो b-a/n, n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए ये तो कैंसिल हो गया, तो b-a और ये तो 0 ही आना। हाँ, r/n की लिखेगा तो r सब केस में 0 आएगी ना r/n की, और n/n की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि समेशन n तक जा रहा है हर केस। तुषार, करेक्ट, सब में लिमिट तो सेम है। टॉप मोस्ट में मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया बेटा, ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर दिया, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बनाया था, यहाँ पे मैंने ये वाले क्वेश्चन 1/5 डायरेक्ट आंसर लिखवाया था ना, कि नीचे जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो आंसर आ जाएगी, बस पावर में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं वही करूंगा कि पावर n³ से पहले को डिवाइड कर दूंगा, n⁻4 से इसको डिवाइड कर दूंगा,
और n की पावर 7 से इसको डिवाइड कर दूंगा, सब न्यूट्रलाइज भी हो जाएंगे n, और इंडिविजुअल आंसर्स भी। ठीक है। सर मुझे डाउट नहीं है, बस आप आज का और कल का लेक्चर अपलोड कर दोगे प्लीज आज।